Okay, so now today's topic is steam turbine, and I already discussed that the word turbine means what. See, if I am just making the simple block diagram of a turbine, so turbine is expressed look like this, in which pressure energy of any fluid is converted into a work, that is work. क्लियर। और इसके पहले हम लोगों ने गैस टरबाइन पढ़ा था, तो उसमें जो वर्किंग फ्लूइड था वो कोई भी गैस कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग फ्लूइड कंसीडर करेंगे वो फ्लूइड हमारा स्टीम होगा, इसलिए इसको हम लोग स्टीम टरबाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की कि क्लासीफाई कैसे किया जाए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन को अगर मैं देखूँ, classification of steam turbine. So what is a steam turbine? Steam turbine is a device in which a pressure energy of a steam is converted into a work by a device which is known as the steam turbine. Now if I am classify the steam turbine, so there are the different type of classification of steam turbine, but I am just taking the broad categorization of any steam turbine. So this steam turbine is categorized in two forms. One is, that is reaction turbine, another is impulse turbine. Clear? This is the classification on the basis of force mechanism. On the basis of force mechanism. So reaction is a force and impulse is a force by which you convert a pressure energy into a work. क्लियर। एंड हम लोगों ने मैकेनिक्स में ज़रूर पता है कि इम्पल्स किसको बोलते हैं और रिएक्शन किसको बोलते हैं। इसका एक और क्लासिफिकेशन, दिस इज़ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं बेसिस ऑफ फ्लूइड में, तो मैं इसको तीन तरह से कैटेगराइज कर सकता हूं, दैट इज़ रेडियल फ्लो टरबाइन, कह सकते हैं। एक्सियल फ्लो टरबाइन कह सकते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन बोला जा सकता है इसको, ठीक। रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, और इसको हम लोग एक और नाम से टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन बोल सकते हैं। टरबाइन जैसे कि नाम से क्लियर है, रेडियल फ्लो मीन्स कि जो टरबाइन का फ्लाईव्हील है, ठीक है, किसी भी टरबाइन में जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट कुछ इस तरह से होते हैं कि एक फ्लाईव्हील होता है, और इस फ्लाईव्हील में जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ये इस तरह का फ्लाईव्हील होता है, इस तरह का, लाइक दिस, इस तरह का फ्लाईव्हील है। अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इसके ऊपर इस तरह से ब्लेड्स लगे होते हैं, इस फ्लाईव्हील के ऊपर इस तरह से ब्लेड्स लगे होते हैं। क्लियर। और स्टीम अगर मान लिया इस डायरेक्शन में इंसर्ट कराई गई पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, और फ्लो जो है उसका इस तरह से हो रहा है, तो ये रेडियस के अलॉन्ग हो रहा है, इसलिए इसको रेडियल फ्लो बोलेंगे। एक्सियल फ्लो में कैसा टरबाइन में होगा कि पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सियल फ्लो बोलेंगे। टेंजेंशियल फ्लो का मतलब क्या होता है? टेंजेंशियल फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर ये फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील के टेंजेंट के अलॉन्ग, यानी ये जो सर्कल है इसके टेंजेंट के अलॉन्ग अगर फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो इसको हम लोग टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड के बेसिस पे कर सकते हैं, और इसको हम लोग और कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस। इसका एक और क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेज की बेसिस पे अगर इसको हम क्लासिफाई करेंगे तो इसको हम लोग सिंगल और मल्टी स्टेज में कर सकते हैं। सिंगल स्टेज या इसको हम लोग मल्टी स्टेज
बोल सकते हैं। सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज टरबाइन को हम कह सकते हैं, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज टरबाइन के बारे में। क्लियर। और एक और क्लासिफिकेशन अगर कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ टरबाइन, अगर इसको करें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ टरबाइन, तो इसको हम लोग 3 तरह से कह सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, लो, नॉर्मल और हाई। लो लेवल टरबाइन, नॉर्मल लेवल टरबाइन और हाई लेवल टरबाइन। क्लियर। तो लो लेवल टरबाइन वो टरबाइंस होती हैं जिनमें हमारा जो इसकी स्पीड है वो बिलो 3000, जो आरपीएम है बिलो 3000 आरपीएम रहेगा। क्लियर। और नॉर्मल जो टरबाइंस हैं वो टरबाइंस 3000 आरपीएम पर घूमती हैं, और मोर देन, इफ़ स्पीड इज़ मोर देन 3000 आरपीएम, इट इज़ नोन एज द हाई लेवल ऑफ टरबाइन, हाई स्पीड टरबाइन। क्लियर। तो बेसिक क्लासिफिकेशन अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन। रिएक्शन फोर्स क्या होता है, इम्पल्स फोर्स क्या होता है, ये आपको पता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट करूँगा कि इम्पल्स फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मैंने बताया रेडियल, एक्सियल और टेंजेंशियल फ्लो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेज, सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ टरबाइन, लो लेवल, लो स्पीड, नॉर्मल स्पीड और हाई स्पीड, की तरह से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। अब सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रिएक्शन एंड इम्पल्स फोर्स क्या है। इम्पल्स फोर्स क्या है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम लोग मास इंटू dv बाई dt भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं रेट की, क्लियर, ये फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पर देखें चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज अ रेट। क्लियर। तो अगर मैं इसको लिखूँ मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। मैंने क्यों बोला कि सपोज करो कि ये इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी आ रही है तो आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है। क्लियर। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो ये जो फोर्स आएगा, दिस फोर्स इज नोन एज द इम्पल्स फोर्स इसको बोला जाएगा। क्लियर। रिएक्शन का मतलब क्या है। रिएक्शन का मतलब ये है कि सपोज करो कि कोई भी मान लो, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, गन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लो ये एक गन है, ठीक है। यहाँ से कोई भी जो इसकी गोली है, अगर वो कोई किसी v वेलोसिटी के साथ में अगर फ्लो करती है तो इस v वेलोसिटी के साथ में इसके जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है उस गोली को, दिस इज़ द mv²/2। ये जो एनर्जी मिलती है यही एनर्जी एक फोर्स जनरेट करती है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो ठीक, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो ये जो मिलता है Fr, दिस Fr इज नोन एज द रिएक्शन फोर्स। क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इम्पल्स फोर्स और रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है। से फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मान लो कि एक इस तरह का एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये सरफेस फ्री है, हम इधर से कोई भी एक वाटर जेट डालते हैं, इस पे v वेलोसिटी का डालते हैं। यहाँ पर ये v वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए आप चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन था, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो इसका मास है, जो वाटर स्प्रे का, मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक इम्पल्स फोर्स लगेगा और इसको हम लोग इम्पल्स फोर्स बोलेंगे। और इस तरह की मैकेनिज्म अगर हम स्टीम टरबाइन में जनरेट कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स टरबाइन। क्लियर। तो ये चीज़ आपको अगर थोड़ी सी क्लियर हुई है तो अब हम आते हैं इसमें बेसिक इसकी मैकेनिज्म के बेसिस पे कि किस तरह से इसमें हम लोग इम्पल्स टरबाइन को कैसे समझेंगे और कैसे बनाएंगे इम्पल्स टरबाइन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट इम्पल्स टरबाइन कि इम्पल्स टरबाइन होती क्या है। ठीक है। देखिए किसी भी टरबाइन में, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि किसी भी टरबाइन में जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है कि इसमें
एक व्हील होता है और उस व्हील की पेरिफेरी पर डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। और जो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, मान लो जैसे मैंने मान लिया, और आपको ये फ्लाई व्हील को अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में अगर देखूँगा तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू में दिखेगा, तो मान लो अगर कुछ इस तरह के उसमें जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, इस तरह के ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक। तो ये जो पैसेज आपको दिख रहा है, ये जो पैसेज आपको बीच में दिख रहा है, इस पैसेज से हम लोग स्टीम को पास करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक किसी भी टरबाइन में दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ये कि स्टेशनरी और मूविंग पार्ट। क्लियर। तो कई जगह पर जो ये फ्लाई व्हील लगाते हैं वो मूविंग होता है, कई जगह पर वो फिक्स होता है। ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम लोग करते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और जो स्टीम है, स्टीम की वेलोसिटी किसी भी टरबाइन में इंसर्ट करने के पहले वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं उसमें, और प्रेशर को रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये काम हम कैसे कर पाएंगे? ये काम हम नोज़ल के थ्रू कर पाते हैं। यानी नोज़ल में पहले हम प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और हाई काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टरबाइन के अंदर भेजते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि टरबाइन का ही पार्ट होता है वो नोज़ल का जो सेट होता है। क्लियर। तो मैं इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहा था कि इम्पल्स टरबाइन में फोर्स कैसे जनरेट होता है। तो उसके लिए मैं एक स्कीमेटिक बनाता हूँ और इसको आप समझने की कोशिश करिए कि ये स्कीमेटिक कैसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इम्पल्स टरबाइन में आपको कभी भी रिएक्शन फोर्स का कैलकुलेशन नहीं करना होता है। इम्पल्स फोर्स में केवल और केवल क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है इम्पल्स फोर्स के जनरेशन का, ठीक। कोई भी रिएक्शन फोर्स का जनरेशन नहीं होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि इम्पल्स की ब्लेड कैसे होते हैं, इम्पल्स टरबाइन की ब्लेड कैसे होते हैं। देखिए, मैं अगर इसमें एक आपको फ्लाई व्हील का फ्रंट व्यू दिखाऊँ, क्लियर, या मैं इसको साइड व्यू बोलूँगा, तो इसमें जो ब्लेड्स होते हैं वो ब्लेड्स कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, दीज आर द ब्लेड्स। आप एक ख़ास बात इसमें देख पा रहे होंगे, वो ये कि अगर मान लो ये ब्लेड का पैसेज है बिटवीन फर्स्ट ब्लेड, सेकेंड ब्लेड, थर्ड ब्लेड, फोर्थ ब्लेड, फर्स्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स के बीच का जो ये स्पेस है, ये यहाँ ये इनलेट कंडीशन है और ये एग्जिट कंडीशन है। यानी इनलेट का एरिया और एग्जिट का एरिया अगर बराबर है तभी इम्पल्स फोर्स जनरेट होगा। अगर ये एरिया कम या ज़्यादा हुए तो ये एक्ट करेगा एज अ नोज़ल, एज अ डिफ्यूज़र, और उस समय पर आपको इम्पल्स फोर्स के साथ में रिएक्शन फोर्स भी जनरेट करता हुआ मिलेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ब्लेड कर्वेचर इन नेचर है, ब्लेड स्ट्रेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इनलेट वेलोसिटी का जो एंगल होगा वो एग्जिट वेलोसिटी के एंगल के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ उससे डिफरेंट होगा। तो स्कीमेटिक हमेशा जब भी इम्पल्स टरबाइन की बनाएंगे तो उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे। ब्लेड कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स के बीच का जो स्पेस है या बीच का जो एरिया है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा। दैट मीन्स एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड should be equal. This is the main important concept for the impulse turbine. यानी impulse turbine में ये होना must है। अब दूसरी चीज़ impulse turbine की स्कीमेटिक में ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि नोजल्स, क्योंकि जो बॉयलर से सीधे स्टीम आती है उस बॉयलर से सीधे स्टीम इसमें इंसर्ट नहीं करती, पहले वो नोज़ल में जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें नोज़ल, डिफरेंट नोज़ल्स बनाते हैं। ये मान लो दिस इज़ द नोज़ल्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नोज़ल्स। ये है नोज़ल रिंग और ये क्या है, ब्लेड रिंग, BLADE, ब्लेड रिंग, नोज़ल रिंग। जनरली जो नोज़ल रिंग होती है वो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी। ब्लेड रिंग जो होती है वो मूवेबल होती है, मूवेबल। क्लियर। ये चीज़ अगर आपको तो एक्चुअली थोड़ा सा ज्योमेट्री वाइज आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें किस तरह से काम हो रहा होगा। इसमें कुछ इस तरह से होता है कि एक व्हील है, उस व्हील में डिफरेंट ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये व्हील कहाँ पर फिट है, ये व्हील फिट की गई है एक, जैसे आपने स्टैटर और रोटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जैसे मान लिया ये एक
स्टैटर है और ये इसके अंदर एक रोटर है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, 3D का ये पोर्शन है, ये स्टैटर पोर्शन है और ये रोटर पोर्शन है, ये है शाफ्ट इसका। क्लियर? यहाँ पर इस जो पेरीफेरी में है ये ब्लेड्स लगे हुए हैं और यहाँ से आपने नोज़ल के थ्रू आपको स्टीम को इंटर कराना है। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। तो ये जो पोर्शन है वो स्टैटर का है और ये इसके रोटर का पोर्शन है। क्लियर? इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें इसकी मेन कॉन्सेप्ट होता है या इसमें प्रोफाइल किस तरह से बनाई जाती है। तो प्रोफाइल वाइज मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि प्रोफाइल किस तरह से गवर्न होती है। इसमें मैं आपको प्रेशर और वेलोसिटी इन दोनों का प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ कि नोज़ल में कैसा होता है और ये चीज़ आपकी ब्लेड में कैसी होती है। सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। तो नोज़ल में जो इनलेट प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है। अब चूंकि ये नोज़ल एक कन्वर्जेंट टाइप का नोज़ल है तो इसमें जाहिर सी बात है कि प्रेशर एनर्जी का लॉस होगा। प्रेशर एनर्जी का लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ रही होगी। यहाँ पर अगर देखें मूवेबल ब्लेड में जैसे ये प्रेशर आएगा, चूँकि प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक इनलेट और एग्जिट कंडीशन यानी इनलेट और एग्जिट का एरिया एकदम सेम है, इसलिए प्रेशर का कोई लॉस नहीं होगा, यानी प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी कैसा रहेगा, तो देखिए चूँकि आप जब जिस समय पर इसमें इनलेट कंडीशन पर बात कर रहे होंगे उस समय पर मिनिमम वेलोसिटी के साथ में स्टीम इंसर्ट कर रही होगी। जब इसका प्रेशर लॉस होगा तो वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ेगी। क्लियर? कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी आने के बाद वेलोसिटी का रिडक्शन होगा, बट ये इनलेट वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेलोसिटी का यहाँ पर रिडक्शन क्यों होगा, क्योंकि वेलोसिटी चूँकि एरिया सेम है, प्रेशर का लॉस हो नहीं रहा, वेलोसिटी क्यों रिड्यूस हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने इम्पल्स फोर्स के बारे में आपको बताया था, दैट इज़ मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर मैं इसको ब्लेड में आपको दिखाऊं, जैसे ये एक ब्लेड है, मान लो कि ये एक वेलोसिटी आ रही है विद α1, ये एक वेलोसिटी, मान लो कि ये c1 वेलोसिटी है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, यानी x डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं इसको बोलूँगा c1 cos α1। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से जो वेलोसिटी बाहर निकल रही है उस वेलोसिटी का भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, लेकिन ये एंगल इनलेट के एंगल से अलग होगा। ठीक? इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर इस समय पर ये चीज़ c1 cos α2 हो जानी चाहिए। तो c1 cos α1 c1 cos α2 कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे। इसलिए यहाँ पर जब वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है और जो ये वेलोसिटी का रिडक्शन हुआ है इसको अगर मास से मल्टीप्लाई करें तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और यही एनर्जी इस फ्लाई व्हील को मूव कराने में काम आती है। यू गेट माई पॉइंट? दैट मीन्स द रिडक्शन इन वेलोसिटी enhancing the या प्रोवाइडिंग द रोटेशन ऑफ ब्लेड रिंग, यानी जो ये फ्लाई व्हील है इसको ये रोटेट कराएगा। अगर ये वैल्यू आप रिड्यूस नहीं करेंगे, इस वैल्यू को कांस्टेंट करेंगे, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो कोई इम्पल्स फोर्स जनरेट ही नहीं होगा। अगर इम्पल्स फोर्स जनरेट नहीं होगा तो इस डायरेक्शन में, यानी जो ये आपको टेंजेंट के अलॉन्ग ये जो फोर्स लग रहा है इम्पल्स फोर्स, जब तक ये जनरेट नहीं होगा ये फ्लाई व्हील या ये ब्लेड रिंग कभी भी मूव नहीं करेगी। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अप्रॉक्स यहाँ पर जो ये डेटा है वो डेटा ये है कि ये जैसे मैंने आपको बनाया कि एक नोज़ल का रिंग, दूसरा आपका ब्लेड रिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ द सिंगल, मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन में बताया था, सिंगल स्टेज टरबाइन, सिंगल स्टेज टरबाइन बोला जाता है इसको। तो सिंगल स्टेज टरबाइन में अप्रॉक्सीमेटली जो फ्लाई व्हील का आरपीएम मिलता है, आरपीएम ऑफ फ्लाई व्हील इज अबाउट 30,000 आरपीएम। कैन यू बिलीव दिस? दैट मीन्स कि 30,000 आरपीएम पर ये जो फ्लाई व्हील है ये मूव कर रहा होगा।
जो कि 30,000 आरपीएम पे ठीक है, ये कैलकुलेशन पर्पज से सही है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करने जाओगे तो इस फ्लाई व्हील को जिस भी शाफ्ट के ऊपर आप इंस्टॉल करोगे उसमें डिफरेंट थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती हैं। उसको बियर कर पाना, उस पर्टिकुलर जो एक्सियल फोर्स है, उस एक्सियल थ्रस्ट को बियर कर पाना बियरिंग्स के लिए जो शाफ्ट है उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सीधे आप अगर सिंगल स्टेज पर किसी भी इम्पल्स टरबाइन को इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग ऑटोमोबाइल में जैसे गियर बॉक्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम यूज़ करते हैं और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब एग्जैक्टली वैसा ही है, दैट इज़ वेरिएशन इन वेलोसिटी विदाउट यूजिंग एनी गियर बॉक्स, विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब कंपाउंडिंग को मैं अगर आपको समझाऊं तो मान लो कि जैसे कि एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर मैंने ये डिफरेंट फ्लाई व्हील्स लगाए हैं, ये डिफरेंट फ्लाई व्हील्स हैं, डिफरेंट फ्लाई व्हील्स हैं। अब इसको आप एज्यूम करो मैंने इतने पार्ट को ढक लिया, तो ये जो फ्लाई व्हील है ये ओमेगा 1 से मूव कर रहा होगा, क्लियर, ठीक। और ये वाला फ्लाई व्हील अगर इसके साथ में अटैच है तो ये ओमेगा 2 से मूव कर रहा होगा। इसके डिफरेंट क्यों ओमेगा 2 से मूव कर रहा होगा? आप कहेंगे कि सर सेम शाफ्ट में तो ओमेगा 1 से मूव करना चाहिए। इसकी जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, तो ये ओमेगा 2 से डील कर रहा है, ये ओमेगा 3 से है, ये ओमेगा 4 से है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो शाफ्ट है ये किस ओमेगा से मूव कर रहा है, तो ये ओमेगा एवरेज से मूव कर रहा होगा, विच इज़ W1 + W2 + W3 + W4 डिवाइडेड बाई 4। सो अगर मैं सिंगल स्टेज में रखता हूँ तो ये 30,000 से मूव कर रहा होगा। डबल स्टेज पर लेके आए तो 30,000 से ये हो गया 25,000 से 25,000। अगला वाला लेके आए तो ये 20,000 हो गया, अगला 15,000 हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि जो शाफ्ट है वो कितने से मूव करेगा एवरेज, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा था, तो 30,000 + 25,000 + 20,000 + 15,000 divided by 4. So definitely this value is less than 30,000. इस 30,000 वैल्यू से काफ़ी कम आएगी, 30,000 वैल्यू से काफ़ी कम आएगी। उसकी वजह से जो आपका शाफ्ट है उस शाफ्ट पर कम स्ट्रेस, कम थ्रस्ट बियर करना पड़ेगा, और कम थ्रस्ट बियर करने की वजह से इसको हम लोग आसानी से हम लोग फिजिबिलिटी इसकी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिजिबल कर सकते हैं, और इसको हम लोग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो इम्पल्स टरबाइन आपको समझ में आया होगा। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इम्पल्स टरबाइन में। एक कि इम्पल्स टरबाइन में जो ब्लेड्स होते हैं वो ब्लेड्स एक तो स्मूथ होते हैं। क्या क्या क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन ये है, फर्स्ट ब्लेड इन इम्पल्स टरबाइन should be smooth. Second, area of cross section at inlet and exit are uniform between two consecutive ब्लेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स के बीच में ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो सही चीज़ नहीं आएगी। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर कि इसमें कंपाउंडिंग किया जाएगा, तो आइए समझते हैं कि कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग ऑफ impulse turbine. Compounding is a reduction of velocity in different stages by the considering the different stages. Clear? तो कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि
आप डिफरेंट फ्लाईव्हील की डिफरेंट वेलोसिटी पे अगर उसको रोटेट कराएंगे तो आप जिस भी शाफ्ट में उसको अटैच कर रखे हैं वो जो शाफ्ट है वो एवरेज वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा. ओके, नाउ जस्ट आई एम क्लासीफाई द कंपाउंडिंग इज क्लासीफाइड इन 3 forms. One, the first part is pressure compounding. Pressure compounding. Second one is velocity compounding. And third one is pressure velocity compounding. प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग. क्लियर? ये 3 तरह की कंपाउंडिंग हम लोग करते हैं इम्पल्स टरबाइन के अंदर. तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंसीडर करते हैं. पहला पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज प्रेशर कंपाउंडिंग. प्रेशर कंपाउंडिंग. चलिए, प्रेशर कंपाउंडिंग के लिए मैं एक स्कीमेटिक आपको बना के दिखाता हूँ और ये स्कीमेटिक से ही आप समझ पाएंगे कि क्या है प्रेशर कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट. तो प्रेशर कंपाउंडिंग में हम लोग मैं यहाँ पर 2 स्टेज में आपको इसको करके दिखा रहा हूँ. दीज आर द ब्लेड्स. डिफरेंट कलर्स का यूज़ करता हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में. दीज आर द ब्लेड्स. Okay, next is again this is the nozzle, different nozzles. These are the different nozzles, and the rest part is again क्लियर. तो मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ. दीज आर द नोजल्स, दीज आर द मूविंग ब्लेड्स. नोजल, मूविंग ब्लेड्स. क्लियर? ये कुछ इस तरह से सेक्शंस आएंगे इसके. क्लियर? इसका मैं अगर आपको प्रोफाइल बनाऊँ तो और भी क्लियर हो जाएगा प्रोफाइल से. अब देखिए, इसकी प्रोफाइल को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको ऑटोमेटिकली कई चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले मैं प्रेशर प्रोफाइल बनाता हूँ ब्लू कलर से. प्रेशर प्रोफाइल अब आप ध्यान से देखिएगा. देखिए, ये नोज़ल है. तो नोज़ल में हाई प्रेशर पे यहाँ पर इनलेट कर रहा है स्टीम. नोज़ल में क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस होगा. क्लियर? प्रेशर रिड्यूस होगा. ठीक. दूसरा, जब आप मूविंग ब्लेड में आएंगे तो मैंने मूविंग ब्लेड में आपको बताया था, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनलेट और एग्जिट का सेम है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा. फिर से नोज़ल में आएगा, फिर प्रेशर रिड्यूस करेगा, और फिर मूविंग ब्लेड में आएगा तो फिर से ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एरिया इनलेट और एग्जिट का सेम है. अब यही चीज़ अगर आप बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी टरबाइन में जब नोज़ल के अंदर इनलेट करेगी उस समय पर वेलोसिटी बहुत कम होगी. जब ये रिड्यूस कर रहा है उस समय पर इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है. क्लियर? ये बढ़ने के बाद मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी रिड्यूस कर जाएगी. फिर से नोज़ल में जब आप आएंगे तो नोज़ल में चूँकि यहाँ पर आप देखो कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी. फिर आप देखोगे कि मूविंग ब्लेड में आएगा तो आप देखोगे कि इसकी वेलोसिटी फर्दर फिर से इसमें रिड्यूस करेगी. क्लियर? ये एग्जिट की वेलोसिटी होगी. दिस इज़ द एग्जिट वेलोसिटी. दिस वन इज इनलेट वेलोसिटी. क्लियर? एग्जिट वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी. और ये क्या है? दिस वन, this is the inlet pressure PI, and this one is the exit pressure PE. ये आपने एक प्रोफाइल देखी और इसमें आप समझ गए होंगे
अगर आप ध्यान से देखें, केवल प्रोफाइल से ही आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो ये कि अगर इस प्रोफाइल में आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो इनलेट वेलोसिटी थी वो रिड्यूस थी, ठीक है, इनलेट वेलोसिटी पहले गई और ये रिड्यूस हुआ, तो इसमें आपको जो वेलोसिटी मिली होगी, अगर ये सिंगल स्टेज होता तो ये वेलोसिटी बहुत हाई मिली होती, लेकिन फर्दर फिर से हमने प्रेशर को रिड्यूस कर लिया। यहाँ पर प्रेशर है इसके पास, इसलिए इसमें हाई वेलोसिटी मिल रही है। प्रेशर को हमने फर्दर रिड्यूस कर लिया, प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया तो हमको वेलोसिटी हाई मिली और फिर से वो दूसरे मूविंग ब्लेड में गई और दूसरे मूविंग ब्लेड में फिर से वेलोसिटी का रिडक्शन हुआ। लेकिन इस समय पर यहाँ पर आपको जो वेलोसिटी का रिडक्शन मिला है वो वेलोसिटी का रिडक्शन इतना नहीं होगा जो कि पहले वाले मूविंग ब्लेड में मिला था। जाहिर सी बात है, कम वेलोसिटी का रिडक्शन होना मतलब कम इम्पल्स फोर्स का जनरेट होना, कम इम्पल्स फोर्स का जनरेट होना मतलब कि आपको यहाँ पर कम आरपीएम मिलेगा। तो ये ज़्यादा आरपीएम, ये कम आरपीएम, दोनों एक सेम शाफ्ट पे अटैच हैं, इसलिए जो आरपीएम, जिस आरपीएम से वो घूमेगा वो एवरेज आरपीएम होगा। और एवरेज आरपीएम होने की वजह से क्या होगा, एवरेज आरपीएम होने की वजह से इसमें एक चीज़ ये होगी कि जो 30,000 आपको मिल रहा था सिंगल स्टेज में वो यहाँ पर रिड्यूस होके कुछ कम वैल्यू मिलेगा। अब इसमें कई बार क्वेश्चन ये रहता है कि इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं। इसको दूसरे नाम से हम रेत्यू बोलते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए कि इसको हम सेकंड नेम क्या जानते हैं, RATEAU, रेत्यू टरबाइन। रेत्यू टरबाइन मीन्स दिस इज़ द प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन, क्लियर। और अगर हम इसको एक और नाम बोलें तो डा लेवल बोलते हैं। दिस इज़ द डा लेवल, दिस इज़ DEL, दिस इज़ द डा LAVAL, डा लेवल टरबाइन, रेत्यू टरबाइन या डा लेवल टरबाइन भी इनको कहा जाता है, क्लियर। तो आपको प्रेशर कंपाउंडिंग अगर आपको समझ में आई है कि प्रेशर कंपाउंडिंग क्या होती है तो आई थिंक इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इसमें हमने ये एक फर्स्ट स्टेज, ये आपका सेकेंड स्टेज, 2 स्टेज में मैंने आपको ये करके दिखाया। यानी इसमें एक और चीज़ है कि प्रेशर कंपाउंडिंग इफ़ेक्टिव तब होती है जब आप मोर देन नंबर ऑफ स्टेजेस ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ज़्यादा से ज़्यादा रखने में अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा रखने में आप अगर साइज़ देखेंगे टरबाइन का तो वो बहुत बल्की हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम एक ये हो सकती है, चूँकि यहाँ पर हर एक स्टेज के बाद स्टीम को लीक करने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्लियर, लीक करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसमें जितने स्टेजेस बढ़ाएंगे उतने स्टेजेस में आपको नंबर ऑफ ब्लेड्स लगाने पड़ेंगे, और ब्लेड बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए इकोनॉमिकली ये प्रेशर कंपाउंडिंग ठीक नहीं होती है। तो हम लोग कोई दूसरी कंपाउंडिंग का भी सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा सोल्यूशन है वेलोसिटी कंपाउंडिंग का। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग सेकेंड जो स्टेज है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। सेकेंड, दैट इज़ वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग एग्जैक्टली क्या होती है? वेलोसिटी कंपाउंडिंग को समझने के लिए चलिए मैं डिस्क्राइब करता हूँ। उसी तरह से इसमें भी मैं स्टेज बनाता हूँ, और इस स्टेज में अगर आप देखेंगे तो उसी तरह से मैं 2 स्टेजेस में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्लेट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। एक और लाइन बनाना है, क्या लाइक दिस। मेरी ड्राइंग उतनी थोड़ी सी नहीं अच्छी है, बट आप समझ सकते हैं इसको बड़े आसानी से। ये आपने देखा, और यहाँ पर दीज आर द नोजल्स। ये नोज़ल है, ये मूविंग ब्लेड है, ये फिक्स ब्लेड है, और फिर से ये मूविंग ब्लेड है। फिक्स ब्लेड मतलब क्या है? फिक्स ब्लेड का कहने का मतलब यहाँ पर है कि केवल ये मूवेबल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये फिक्स है, ये मूवेबल है,
ये फिक्स है, ये मूवेबल है, क्लियर, अल्टरनेट वाइज है। तो उसी तरह से ये यहाँ पर फिक्स है, ये मूवेबल है, ये फिक्स है और ये मूवेबल है। क्या दोनों में डिफरेंस दिखाया आपको कि यहाँ पर नोज़ल लगाने के बजाय हमने क्या किया, हमने एग्जैक्टली सेम तरह का जो ब्लेड है उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुट कर दिया है। उससे क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो मैं आपको इसके डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेशर की, क्लियर। तो सबसे पहले अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर का क्या होगा, दिस वन इज़ द इनलेट प्रेशर इन द नोजल विच इज़ रिड्यूस, ठीक है, विच इज़ रिड्यूस, ये प्रेशर है। अब अगर मूविंग ब्लेड में देखें इट इज़ कांस्टेंट। फिक्स ब्लेड में देखें चूँकि इनलेट और एग्जिट, अगर आप देखो इनलेट का एरिया और एग्जिट का एरिया दोनों का एरिया सेम है, यहाँ पर AI और AE बोथ आर सेम, सो इनलेट और एग्जिट एरिया सेम होने की वजह से प्रेशर में कोई लॉस नहीं होगा। फिर से मूविंग ब्लेड में आप देखेंगे वही इनलेट और एग्जिट एरिया सेम, दैट मीन्स नो प्रेशर लॉस। यानी प्रेशर लाइन कुछ इस तरह से आएगी। पहले आपकी प्रेशर लाइन कैसे आ रही थी, ये देन रिड्यूस देन गो। ये रिड्यूस क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आपने नोज़ल लगाया था। यहाँ पर ये रिड्यूस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने नोज़ल हटा दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनलेट और एग्जिट दोनों का सेम है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ रिड्यूस नहीं करेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी की। तो ये इनलेट वेलोसिटी है, इनलेट वेलोसिटी है तो ये पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि नोज़ल है। मूविंग ब्लेड में आएगा तो वेलोसिटी रिड्यूस करेगी, क्लियर। अब अगर फिक्स ब्लेड की बात की जाए तो फिक्स ब्लेड में क्या होगा, फिक्स ब्लेड में अगर आप देखो तो फिक्स ब्लेड में चूँकि जो भी फोर्स जनरेट होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, फोर्स जनरेट होगा लेकिन वो फोर्स एब्जॉर्ब नहीं होगा। फोर्स चूँकि फिक्स स्टेशनरी के साथ में अटैच है इसलिए वो उसको मूव नहीं करा सकता है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि वो मूव नहीं करा पा रहा है, इसलिए वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। बट फर्दर अगर हम देखें कि फर्दर आपका वेलोसिटी जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। ये आपकी उस समय पर VE एग्जिट वेलोसिटी होगी और ये आपकी VI इनलेट वेलोसिटी होगी। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका PE एग्जिट प्रेशर होगा और ये आपका इनलेट प्रेशर होगा PI। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस आप देखोगे तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिलता है आपको कि आपको वेलोसिटी का जो रिडक्शन है, वेलोसिटी का रिडक्शन भी आसानी से मिल जाता है। और चूँकि आपको फिक्स ब्लेड लगाना है इसलिए साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि आपको नोज़ल के लिए एक अलग से आप रिंग लगानी पड़ेगी, तो आपको स्पेस चाहिए। यहाँ पर आपको बिना स्पेस, कम से कम स्पेस यूज़ किए हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम आपकी प्रेशर कंपाउंडिंग में हो रही थी उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो ये आपका वेलोसिटी कंपाउंडिंग था। अब इन दोनों कंपाउंडिंग को एक दूसरे के साथ में मिला दें अगर, क्लियर, इन दोनों कंपाउंडिंग को और वेलोसिटी कंपाउंडिंग को एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कर्टिस, क्लियर। तो ये भी आप नोट कर लीजिए कि इसका नेम, दूसरा नाम क्या है। दिस इज़ द CURTIS कर्टिस टरबाइन, क्लियर। इसको कर्टिस टरबाइन भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई हो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक। और अब दूसरी चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके यूज़ क्या है या इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये लो लेवल पर यानी लो स्टेजेस पर या कम स्टेजेस पर एज़ कंपेयर टू लेस स्टेज रिक्वायर एज कंपेयर टू प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक। बट सपोज करिए कि अगर हमको नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ स्टेज आप कम नहीं कर सकते, नंबर ऑफ स्टेज आपको बढ़ाने हैं, तो एक प्रॉब्लम इसमें हो जाएगी
at high stage efficiency of velocity compounding get reduced. Reason is very simple. Lots of energy is absorbed by the stationary blades. क्लियर? तो वो जो फिक्स ब्लेड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे आपको नंबर ऑफ स्टेजेस में जो आपकी एनर्जी है, जो प्रेशर एनर्जी है स्टीम की, वो लॉस हो सकती है. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दोनों का समेशन, दैट इज़ वेलोसिटी, प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग. प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग कौन सा होगा? दैट इज़ pressure and velocity compounding. तो किसी एक का बेनिफिट दूसरे का, या किसी एक की जो प्रॉब्लम है वो दूसरे का एडवांटेज है, दूसरे का एडवांटेज जो है किसी एक की प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को एक साथ अगर हम मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? चलिए मैं आपको इसमें एक प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग का आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ. डिफरेंट कलर्स का यूज़ करता हूँ मैं ब्लेड्स के लिए. One stage is also required for this, so I'm using the different pen. One more line is required now. Okay, I'm using the two blades like this, and here also this is a wavy in nature like this. Okay, so just make the representation of blade like this. This is the one stage blade, another stage blade. Okay, and these are the आई एम यूजिंग दिस सेपरेट स्पेस, बट इतना स्पेस नहीं रहता है, लेकिन जानबूझ के मैंने इतना सेपरेट स्पेस आपको दिखाया. ओके, तो अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ये नोज़ल है जो कि फिक्स है, ये मूविंग ब्लेड है, ये फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड भी फिक्स होगी, ये मूविंग ब्लेड है, फिर से ये नोज़ल है, ये भी फिक्स होगा, फिर ये क्या है? मूविंग ब्लेड है, ये फिक्स ब्लेड है, ये मूविंग ब्लेड है. यानी अल्टरनेट पर फिक्स और मूवेबल, इस तरह से आप अरेंजमेंट करेंगे इसमें. क्लियर? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ वेव नेचर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इनलेट और एग्जिट का एरिया सेम है. तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले मैं आपको प्रेशर लाइन दिखाता हूँ. ये है इनलेट का प्रेशर. नोज़ल की वजह से प्रेशर रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया सेम है, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट होगा टिल दिस. फिर से यहाँ पर अगर नोज़ल आप देखें तो प्रेशर आपका रिड्यूस होगा एंड देन इट इज़ कांस्टेंट. लेकिन अगर आप इसी चीज़ को वेलोसिटी में देखें तो वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज़ हो, फिर वेलोसिटी आपकी
रिड्यूस होगी क्योंकि मूविंग ब्लेड है। फिक्स ब्लेड में ये कांस्टेंट रहेगी, फिर आपका मूविंग ब्लेड है इसलिए ये रिड्यूस होगी। क्लियर? यहाँ पर इस स्पेस में कुछ नहीं है इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही इसको जाने देते हैं। क्लियर? और यहाँ पर चूँकि प्रेशर रिड्यूस हुआ है इसलिए वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, फिर से वेलोसिटी रिड्यूस होगी, कांस्टेंट रहेगी एंड देन वेलोसिटी रिड्यूसेस। इज दैट क्लियर? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है दिस वन इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल। और ये कौन सी है? दिस इज द प्रेशर प्रोफाइल, प्रेशर प्रोफाइल। ठीक? तो प्रेशर और वेलोसिटी कंपाउंडिंग को एक साथ कंबाइन कर देने से एक बेनिफिट ये होता है, खासकर ये तब आप करते हैं जब आपको हाई या मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये यूज़ आप तब करेंगे जब आपको आरपीएम, जो आरपीएम चाहिए वो आपको एक रिक्वायर्ड आरपीएम चाहिए, यानी आरपीएम कम चाहिए, वर्क आउटपुट ज़्यादा आपको निकालना होगा। और हाई प्रेशर के साथ में यहाँ पर वेलोसिटी अगर इंसर्ट कर रही है तो उस केस में आप इस कंपाउंडिंग का यूज़ करेंगे, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग का यूज़ करेंगे। और ये स्मॉल स्केल की कंपाउंडिंग, स्मॉल स्केल के टरबाइन फंक्शन के लिए नहीं है, ये बिगर यूज़ के लिए है। जहाँ पर बड़े प्लांट आपको इंस्टॉल करने हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे। इन दोनों टरबाइन का एक बेनिफिट ये है कि जो प्रॉब्लम आपको वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हो रही थी वो उसका प्रेशर कंपाउंडिंग का बेनिफिट था। अगर इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो दोनों को मिक्स करके कुछ कंपाउंडिंग इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि यहाँ पर वेलोसिटी आपको जो ये थी, ये वेलोसिटी रिड्यूस हुई, यहाँ पर कांस्टेंट है, फिर रिड्यूस हुई और फर्दर फिर से यहाँ पर बढ़ गई, जो कि पहले नहीं हो पाता था। पहले तो यहीं पर ये ख़त्म हो जाता था जब आप वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते थे। तो इसको आपने फिर से वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया और फिर से आपने फर्दर इसको यूज़ किया है। क्लियर? ओके, थैंक यू।